हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आज हमारी ये तीसरी क्लास है रोटेटरी मोशन की। आज हम इसमें रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। जो पार्ट अगले जो टॉपिक हैं, पिछले लेक्चर जो 2 हुआ था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया था और अब आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको कंप्लीट डिटेल नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, सॉरी नोट्स नहीं, लेक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा एकलव्य बैच का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और बहुत छोटी सी कीमत है, 1000 रुपये, 999 रुपीज़। ठीक है। और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, क्योंकि केवीपीवाई जेई में इन सब में आपको डिटेल टॉपिक होने चाहिए। और जहां भी आपको लगता है कि कोई चैप्टर मिस हो गया तो इनमें डिटेल में मिलेगा आपको। यहाँ इन लेक्चर्स में मैंने सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी के लेवल से शुरू किया है और एंड तक जहां तक आपको लेवल जाना चाहिए, जेई मेन, जेई एडवांस और केवीपीवाई का, वहां तक आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। तो इसे कर सकते हैं आप, बढ़िया कोर्स है। और उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिजिक्स मास्टर, प्ले स्टोर से या गूगल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की पढ़ाई। और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी ज्योमेट्री की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख ली थी। आज हम एक शेप है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका बेस है बी और ये हाइट है एच। ठीक है बच्चों, ऐसे ये ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट, ये भी देख लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो एक बार इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री के लिए बच्चों मैंने ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी थिकनेस काफ़ी है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये थिन है, थिन प्लेट है, और ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बेस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं। अब इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाए? तो देखो बच्चों, इसमें एलिमेंट जो हम लेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा एलिमेंट। और मान लो मैंने एक्स डिस्टेंस पे लिया, इसकी थिकनेस डी एक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, अब देखो, क्लियर है बच्चों? इसकी सरफेस मास डेंसिटी हम मास सिग्मा ले लेते हैं, जो मास अपॉन एरिया होगी। एरिया आपको पता होता है ट्रेंगल का कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बाद में वैल्यू रख लेंगे। तो अब आप एक बात सोचो, मैंने जैसे कल भी सिखाया था आपको पिछली क्लास में कि एक पॉइंट मास है, जैसे डिस्टेंस आर है, इसको ऐसे घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अगर मैं इस पॉइंट मास को खींच के ऐसे लंबा कर दूं और तब भी रोटेट करूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदली, है ना। तो एक वायर को घुमा रहे हो ऐसे आप आर डिस्टेंस पे एम आर स्क्वायर, और इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं तो घुमाऊं तो भी एम आर स्क्वायर। तो हम इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों एलिमेंट की, उसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी ना इसकी। तो आई इक्वल टू डीएम, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसकी लेंथ कितनी हो, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं ये लेंथ मान लेता हूं इसकी, क्या मान लूं, मैं इसकी लेंथ डी मान लेता हूं। ठीक है, अब डी में एक्स में सब में क्या रिलेशन होगा, तो देखो, अब देखो पहले मुझे एक्स पता करना होगा, ये है ना, एक्स तो चलो है हमारे पास। अब मुझे डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डीएम होगा दैट इज सिग्मा इंटू डी ए, है ना। अब डी ए कैसे लिखे? देखो बेटा, ऐसे सोचो, ये ट्रायंगल देखो, ये पूरा, और फिर ये ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं इनके बेस में और बी बाय डी, मैंने इसकी साइड अपॉन डी, और इस ट्रायंगल की ये हाइट है एच, है ना, तो इसकी कितनी होगी ये हाइट बच्चों, बताना। वर्टिकल हाइट कितनी लिखोगे? एच माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका डी कितना आ गया, बी इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये डी आ गई डिस्टेंस। अब बताओ सिग्मा डी ए,
इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। सिग्मा डी ए कितना होगा बच्चों, देखो इस स्ट्रिप का एरिया, लगभग रेक्टेंगल स्ट्रिप मान लेंगे इसको, तो कितना होगा इसका एरिया, बी इंटू एच माइनस एक्स अपॉन इंटू एच, मतलब हम लिखेंगे डी इंटू, समझ रहे बच्चों, डी इंटू डी एक्स होगा ना इसका एरिया, भाई सिग्मा इंटू डी एक्स, तो डी की वैल्यू ये है इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, सिग्मा बी बाय एच, और अंदर क्या बचा, देखो एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, है ना। और x कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां पे x कितना होगा 0, जो यहां पे पट्टी बनाओगे आप, और जो यहां जाओगे बिल्कुल वो कितना हो जाएगा बच्चों, h, तो 0 से h, ठीक है। अब देखो बेटा सिग्मा b बाय h, ये कितना हो जाएगा h एक्स क्यूब बाय 3, 0 से h, और बच्चों माइनस x की पावर 4 बाय 4, 0 से h, ठीक है। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, सिग्मा बी एच, एच और x की जगह क्या रखोगे बच्चों, बोलो, एच क्यूब बाय 3 माइनस h की पावर 4 बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो बेटा अब सिग्मा कितना पढ़ाया था मैंने तुम्हें, सिग्मा इक्वल टू लिखा था मैंने मास अपॉन एरिया, है ना। अब ये सारी वैल्यू रखता हूं एक साथ, सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया हाफ इंटू बी एच और इंटू एच इंटू बी, समझ रहे हो बच्चों, मैंने सिग्मा की जगह रखा, बी रखा, एच रखा, और ये देखो एच की पावर 4 कॉमन ले लिया, है ना। तो यहां बचेगा एलसीएम लेने पे 4 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। देखो बेटा यहां पे b से b कट गया, एच स्क्वायर से h की पावर 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 12, और 2 से 12 कट के कितना आ जाएगा, एम एच स्क्वायर बाय 6। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल को आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो ऐसे बेस के अबाउट, ठीक है, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम एच स्क्वायर बाय 6, एच उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बोल रहा हूं क्या मैं, ट्रायंगुलर लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद अब रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं तो चलो रेक्टेंगुलर शुरू करते हैं। अब जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, मान लो ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, और इसको ऐसे रोटेट करना है बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था आपको, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। ये तो मान लो लेंथ है तो लेंथ के अलोंग, मान लो ब्रेथ के अलोंग रोटेट करना है, तो ऐसे जैसे झंडा होता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करना है। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, ऐसे ये L और ये B, ठीक है। देखो ऐसे रोटेट करेंगे अभी हम इसको लेंथ के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं बच्चों, कैसे, जैसे मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है। तो देखो बेटा पहले तो आप समझ जाओ सिग्मा कितना होगा मास अपॉन एरिया, और मास कितना होगा L इंटू बी। अब इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाए बच्चों, तो देखो इसमें एलिमेंट होगा ऐसे, ये एक स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे स्ट्रिप ले ली हमने, और हम देखो बेटा इसमें ना ये वाला केस ना लेके, क्योंकि हमें आगे जोड़ना है, इसको वैल्यू लेनी है, स्टैंडर्ड केस बना लेते हैं हम। इसमें दूसरा केस लेते हैं,
इसमें फायदा नहीं होगा, आंसर तो आ जाएगा। चलो अब किया तो इसको कर ही देते हैं। अब इसको यहां इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करना है, लेंथ और ब्रेथ के अबाउट ही मान लो। चलो पहले इसको निपटा देता हूं, फिर दूसरा केस बताऊंगा। तो बच्चों देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट है ना, एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेट करेंगे, और एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास डीएम मान लो, ठीक है। तो डीएम इंटू डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर, पॉइंट मास की तरह मानेंगे क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है और लेंथ के लॉन्ग है, मतलब एक्सिस के लॉन्ग है ये, तो पॉइंट मास का ही फॉर्मूला लगेगा। और सिग्मा इंटू डी ए, समझते बच्चों, डीएम कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए क्या होगा इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया, बताओ बच्चों, सिग्मा इंटू एक्स स्क्वायर भी तो है, डी ए होगा एल डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो सिग्मा एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होना है, यहां पे एक्स कितना होगा बच्चों, 0, और यहां पे कितना होगा b, ठीक है। तो 0 से b कर देते हैं, तो सिग्मा एल एक्स क्यूब बाय 3, 0 से b, तो सिग्मा एल बी क्यूब बाय 3, ठीक है। और सिग्मा कितना होता है बच्चों, मास अपॉन एरिया, एल इंटू बी, देखो एल से एल कट गया, एम बी क्यूब बाय 3 आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इसकी बजाय अगर हम ऐसे करें तो हमारे आगे एक दूसरे डेरिवेशन में भी काम आ जाएगा। हम ऐसे लेके जा रहे हैं, तो बताना जरा ये क्या है, एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड अलोंग अ साइड, है ना, और प्लेन की भी अलोंग है एक्सिस, ध्यान रखना, एक एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, लेंथ के पैरेलल हुआ ऐसे कह दो, और ऐसे घूम रहा है ये, तो क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है ना, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे। तो देखो करते हैं इसको भी, इसमें क्या अंतर आ जाएगा, वैसे कोई खास चेंज नहीं है, मतलब कोई बड़ा अंतर नहीं है, इजीली कर सकते हैं, ऐसे घुमा रहे मान लो, ठीक है, ये L है, तो अगर बिल्कुल मिड से जा रहा है तो b/2 इधर और b/2 इधर, ठीक है बच्चों। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, ये m है, ये I है। तो देखो इसमें बिल्कुल ऐसी एक एलिमेंट लो, ये एक्स डिस्टेंस, थिकनेस dx, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट कितना होगा, बताओ बच्चों, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और dm कितना होगा बच्चों, बताओ, मास अपॉन एरिया, और सिग्मा dm होगा सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो सिग्मा कितना होगा बच्चों, मास अपॉन एरिया इंटू डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो मास इंटू एल इंटू बी डी ए, बताओ बच्चों इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, एल इंटू डी एक्स नहीं होगा, बोलो बच्चों, एल इंटू डी एक्स, है ना, और इंटू एक्स स्क्वायर, समझ में आया बच्चों, एल इंटू डी एक्स। तो देखो लेंथ से लेंथ कट गया, बी डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, बताओ बच्चों, सबसे पहला एक्स इधर होगा ना एलिमेंट ये, तो एक्स कितना होगा यहाँ पे, -b/2 और +b/2, तो ये हो जाएगा -b/2 से +b/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, ये हो जाएगा m b, और x का हो जाएगा x³/3 और -b/2 से +b/2, ठीक है। तो mb और ये 3b³ x की जगह b/2 रखेंगे तो b³/8 हो जाएगा, और +b³/8, ठीक है। देखो बेटा mb³ और ये हो जाएगा 2/8, एलसीएम लो, 3 2 चौक 8, तो mb³/4, 4 आएगा 12,
12 आ गया। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो एन बी क्यू बाई 12। अब तुम मुझे ऐसे ही बताओ, अगर मैं ऐसे इसको रोटेट करूं तो क्या अंतर आएगा? अब लिमिट एलिमेंट ऐसे लिया जाएगा, एक्स डिस्टेंस ऐसे, और -l/2 से +l/2। तो अगर मैं इस एक्सिस को आई डैश बोल दूं तो आई डैश कितना होगा? सेंटर से पास होना चाहिए बच्चों। तो आई डैश होगा m/l³/12। क्लियर है? यानी कि अगर मैं एक प्लेट को, ऐसे प्लेट है, इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, लेंथ के अलोंग, तो mb³/12। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी? ml³/12। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए पढ़ा? रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए। अब बच्चों बात आती है कि ये तो हमने स्टैंडर्ड ज्योमेट्री पढ़ ली, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आए कि यार इस एक्सिस के अबाउट पता है, हमें इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? तो पहले मैं एक टेबल बना देता हूं, आपको समझा देता हूं टेबल बना के, और फिर क्या करेंगे, उस टेबल से वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी इसमें क्वेश्चन करने के लिए। तो वो पहले टेबल देख लो, फिर उसके बाद हम उनकी वैल्यू यूज करेंगे। ये मैंने मैक्सिमम तो लिखा ही दिया आपको, लेकिन दोबारा लिखा रहा हूं बच्चों। देखो, जैसे टेबल बनाते हैं, ज्योमेट्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखो बेटा, जैसे पहले है रॉड, ठीक है, रॉड को रोटेट करना है बच्चों। तो रॉड का एग्जांपल हमने जो स्टैंडर्ड केस पढ़ा था वो ऐसे, यहां मिड पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं। तो ऐसे एक रॉड है और इसको ऐसे रोटेट करना है, l/2 इधर और l/2 इधर। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों, दैट विल बी ml²/12। ठीक है, ml²/12। तो साथ साथ याद करनी है। दूसरा, अच्छा इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो ऐसे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो सारे केस अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। सेकेंड, रिंग, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग अगर ऐसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे, इसका रेडियस r, मास m। कल भी बताया था आपको, आज तो मेरे पास डिस्क है, ये ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, डिस्क। तो डिस्क भी ऐसी घूमती है, रिंग भी ऐसी है ना, इस एक्सिस के अबाउट। तो कितना होगा आंसर? तो I = mr²। अब देखो, थर्ड, डिस्क, m, कितना होगा बच्चों इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2। ठीक है, फोर्थ बच्चों, एक होती है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क होती है जिसमें से कुछ पार्ट कट कर देते हैं। जैसे इसमें से देखो, इसमें मैंने कुछ कट कर रखा होता है ना पार्ट, तो ऐसी डिस्क। तो हालांकि ये स्टैंडर्ड केस नहीं है, लेकिन आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। ये R1 और ये R2, जो कैविटी है ना, देखो कैविटी है वाली डिस्क, इसमें सर्कुलर कैविटी है सेंटर पे। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr1² + r2²/2। ध्यान रखना प्लस है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये केस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, और इसको भी ऐसे ही घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब जैसे अभी घुमा रहे थे ना, ये यही तरीका है, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे, ठीक। अब फिफ्थ, होलोस्फेयर। इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। ठीक है बेटा,
इसके बाद सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर में बच्चों सेम 2/5 mr²। अगर सॉलिड स्फेयर बोले या होल मतलब स्फेयर बोले ओनली, तो यही रहता है, मतलब जब तक मेंशन ना करे तो सॉलिड ही मानते हैं। ठीक है, देखो बेटा लिखते जाओ। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। देखो मान लो इसके बाद है होलोकॉन। तो क्या सिखाया था बच्चों? याद कराई थी ना ट्रिक इसकी। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। ठीक है बेटा, और सेम सॉलिड में क्या लिखनी है? सॉलिड कौन में? तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 3/10 mr²। ठीक है, सॉलिड कौन के लिए। तो यहां पे दोनों का चित्र तो एक जैसा ही है, बस उसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब कुछ चीजें यहां पे ध्यान दो बच्चों। जैसे होलो सिलेंडर, इसको लॉजिकली सोचो। होलो सिलेंडर बच्चों होलो पाइप कह सकते हो आप, है ना, ऐसे रेडियस आर, ऐसे इसका मास है और ऐसे घूम रहा है, भले ही लेंथ कुछ भी है। एक बात सोचो बच्चों, जैसे होलो सिलेंडर होता है, जैसे ये कांच का ग्लास है ना, तो इसके इधर बॉटम को भी काट दो आप, तो होलो सिलेंडर हो गया ना, पाइप। मैं आपको सामने से दिखाऊं तो आपको रिंग दिख रही है नहीं? ये सोचो, ये रिंग है नहीं? तो अगर रिंग को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, हमारे स्क्वायर। अब देखो हमने क्या काम किया, ऐसे सोचो एक रिंग है, रिंग थी, उसको खींच कैसे बना, लंबा कर दो, रिंग को खींचो तो पाइप नहीं बन जाएगा। तो एक्सिस ऐसे, अगर आप उसे खींच रहे हो तो क्या उस बात से फर्क पड़ता है कि मास की डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना रिंग से। तो इसका मतलब अगर रिंग को खींच दिया जाए तो पाइप बन जाता है और डिस्टेंस सेम रहती है मास की, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं बदलनी है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो आप इस रिंग को, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी जो mr² जो रिंग की होती है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं I1। हाँ, कुछ केस में इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, हालांकि हमने डिराइव नहीं करी, लेकिन लिख सकते हैं, कुछ किताब वालों ने लिख रखा है इसको। तो I2 होता है बच्चों, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 से डिवाइड कर दो प्लस ml²/12। ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट जब घुमाया जाता है तो ml²/12 कर देते हैं। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 से डिवाइड करो प्लस ml²/12। समझाया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट, ये होलो सिलेंडर है। इसके बाद सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है बच्चों? ऐसे, बस सॉलिड हो जाएगा ये। इसके अब देखो सॉलिड सिलेंडर है, जैसे कोई शेप बताऊं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, सिलेंडर है। अब इसे यहां से देखो तो सर्कल दिखाई देगा ना भाई, सोचो इमेजिन करो। तो जब आप सॉलिड सिलेंडर को इस साइड से देख रहे हो तो आपको डिस्क दिखाई देगी। आप सोचो डिस्क है, उसको आप खींचो 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 ऐसे, तो सिलेंडर बन सकता है ना छोटा सा। तो देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की कितनी होती है, mr²/2। तो सेम वही होगी, लेकिन अगर यहां एक मिड पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं हम सिलेंडर को ऐसे, ठीक है, तो ये l/2 डिस्टेंस हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने का तरीका क्या करना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2 से डिवाइड कर दो तो 4 हो गया, प्लस ml²/12। सिर्फ कौन सी ट्रिक है, मतलब याद रखने का तरीका है ना, वैसे तो डिराइव किया जाए इसको। देखो बेटा, अब इसके बाद जैसे यहां आ जाए क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होगा, ओ ओ ओ देखो बेटा,
मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, ठीक है, और ये हाइट H है। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों इस एक्सिस के अबाउट कितनी होगी, I इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। मतलब थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए कैलकुलेट किया था ना, मैं इसको लिंक करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसको याद रखना है अभी आपको, एम एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, मतलब हाइट पे डिपेंड नहीं करती है भी कॉमन सेंस। आप इसे दबाओ तो एक्सिस से डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, ये थोड़ी बदलेगी। अगर आप इसे दबाते हो तो हाइट कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन एक्सिस से डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इसकी बजाय 2h थिकनेस की भी ये ब्रिक होती तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती, बशर्ते मास और लेंथ ब्रेथ सेम रहता, ठीक है। देखो अब एक बच्चा कहता है सर ये तो अच्छी ट्रिक है याद करने की, फिर तो इसका मतलब अगर क्यूब हो, ठीक है, तो क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है बच्चों, ऐसे, मानते हो बच्चों? ऐसे, ये ए और ये ए, ऐसे। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले में देखो बेटा, इस फॉर्मूले में एल और बी बराबर कर दो, आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो m इंटू 2a स्क्वायर बाय 12 कितना आ जाएगा ये, आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6, ठीक है, एम ए स्क्वायर बाय 6। तो देखो इसके बाद अब ये क्यूब है ना, यानी कि इस पर डिपेंड ही नहीं करा। अगर एक स्क्वायर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट है ना, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। तो स्क्वायर प्लेट को देखो बच्चों, ऐसे होगी ना, ये ए, क्या अब सोचो क्यूबॉइड जब होता था, है ना, तो या चलो स्क्वायर प्लेट नहीं, अभी रेक्टेंगल प्लेट कर देते हैं, नीचे दूसरा और बना देता हूं मैं। अगर रेक्टेंगल प्लेट हो और इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा हो, ये एल और ये बी, सोचो बच्चों जैसे ये कुछ ऐसे रेक्टेंगल मान लो इसको और ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होनी चाहिए, आई इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं करती। अब ये नहीं कि ऐसे प्लेट हो या स्क्वायर प्लेट हो, अब स्क्वायर प्लेट में एल और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये 12 से 2 कटेगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6, है ना। और देखो यानी कि क्यूब और स्क्वायर प्लेट दोनों का सेम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना, इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी सारी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थी जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों ये सारी ज्योमेट्री हमने देख ली, है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही बारीक सा हो गया, लेकिन तुमने ये सारी ज्योमेट्री देख ली, डिस्क, रिंग, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना, क्यूबॉइड, तो ये सारे स्टैंडर्ड केस थे बच्चों। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों हमें जरूरत पड़ती है, जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करी है, ऐसे था एक्सिस, है ना, कोई कह दे कि डायमीटर के अबाउट घुमाओ भाई, तब क्या करोगे। तो देखो यहां दो एक्सिस हुए, एक एक्सिस ऐसे और ये एक्सिस ऐसे, जो आपको पता है वो ये वाला एक्सिस है और इसके अबाउट घुमाना है आपको, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं हुए भाई। ये वाला कैसे पता है, आपने अभी जो घुमाई थी डिस्क, जो स्टैंडर्ड केस बनाया था वो ये था ना, तो इसके अबाउट पता है, अब डायमीटर के अबाउट घुमाना है। मान लो दो तरीके से दिखाया जा सकता है, इसमें तो डिस्क एक्स वाई बोर्ड प्लेन में है और इसमें डिस्क ऐसे रखी है, तो ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो कोई तो थ्योरम होनी चाहिए ऐसी
तो एक बच्चे ने कहा सर एक थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हालांकि ये हमारे जब मैं कल पढ़ा रहा था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो उसमें यूज हुई थी बीच में, है ना। देखो बच्चों, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। कैसा? जैसे इसे मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, थिन ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे रख दूं तो ये बोर्ड के प्लेन में रखा गया ना, ऐसे रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हमने कोई एक मास लिया यहां पे, एम आई मास इसके अंदर, ठीक है, जिसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, वाई आई, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स आई, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जितने भी मास है m1 m2 m3, उन सब की एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है, तो आई एक्स इक्वल टू तुम लिखोगे एम आई, एक का लिखोगे एम आई वाई आई का स्क्वायर, और उसका सम कर दोगे, है ना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। मानते हो बच्चों? अब देखो सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट घुमा जाए तो ये तो हमने लिखी आई एक्स के बराबर, उसमें अगर वाई के अबाउट घुमा जाए तो ये डिस्टेंस देखोगे ना, तो आई वाई आएगा सिग्मा एम आई एक्स आई का स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। सोचो बच्चों, इतना समझ में आ रहा है भाई? एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे घुमा जाएगा, ऐसे, और वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से। आप अब इसे जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हो, तो z से डिस्टेंस, अब सोचो अगर कोई पॉइंट ऐसे लिया हमने यहां पे और यहां से डिस्टेंस, तो ये देखेंगे ना डायरेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, है ना। मानते हो बच्चों? ये नहीं होगी डिस्टेंस। देखो अब आप टोटल आई जेड लिखना चाह रहे हो, तो आपने कहा भाई एम आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो देखना जरा, एम का स्क्वायर नहीं होता, सिग्मा करेंगे, तो सिग्मा एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एम आई एक्स स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, ठीक है। ये आई जेड, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको आई एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, आई वाई। कैसे सर? ये रहा देखो, ये आई वाई। तो देखो बच्चों मजेदार बात, यानी कि अगर कोई दो एक्सिस है ना, जिनके प्लेन में ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में रखा हुआ है, अगर उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वो परपेंडिकुलर, तो जो तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दोनों का सम किया जा सकता है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। यहां ध्यान रखना नोट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरम से रिलेटेड, ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। दूसरा, ओनली फॉर 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ये तो पहली बात हुई। दूसरा, ये जो एक्सिस होते हैं बच्चों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम कैन लाई एनीवेयर, ठीक है, मतलब इसके किनारे पे, सरफेस पे, कहीं भी हो सकता है, बस 2 डायमेंशन के लिए होनी चाहिए। और ये रटना नहीं होता कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड है। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे एक्स, ये वाई और ये जेड, ऑब्जेक्ट इस प्लेन में होता, समझते हो बच्चों, ऐसे होता, ठीक है, तो यहां ये आई एक्स हुआ और ये आई वाई हुआ, ऐसे होगा ना, आई एक्स आई वाई और आई जेड ऐसे। तो जो प्लेन सेम है वो किसके प्लेन सेम है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, इसके प्लेन से पास हो रहे हैं, तो उस केस में ये प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ आई एक्स ऐसे जाएगा ना, अगर ऐसे रखा हुआ ये,
आई जेड ऐसे होगा, है ना, आई वाई ऐसे होगा, तो आई वाई वाला एक्सिस और आई जेड सेम प्लेन में हुआ, और ये ऐसे हुआ परपेंडिकुलर आई एक्स, तो उस केस में आई एक्स इक्वल टू होगा आई वाई प्लस आई जेड। ठीक है, तो जिस प्लेन में रखा होता है ना, उन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करते हैं, तीसरे के परपेंडिकुलर लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आए बात? और ये किसके लिए? ओनली फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये किनारे पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो ये इसका, अब सर एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल करते हैं बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे अभी हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना पढ़ी थी, ठीक है, ऐसे ये लेंथ एल थी और ब्रेथ बी थी। तो बच्चों जब हमने इसको ऐसे डिराइव किया था तो मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखाई थी, बताओ जरा? एम बी स्क्वायर बाई 6/12 पढ़ाई थी ना, है ना? और ये जब घुमाया था इसको ऐसे, तो कितना आया था? I2 एम एल स्क्वायर बाय 12। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहता हूं, ऐसे, मतलब इस तरीके से। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो I इक्वल टू, ये आई जेड हुआ ना, ये क्या हुआ? आई एक्स, और ये आई वाई। ठीक है, आई एक्स कितना है बच्चों? एम बी बाई स्क्वायर बाय 12, और ये कितना है? एम एल स्क्वायर बाय 12। ये कब कराया था? अभी डिराइव कराया था बच्चों, ठीक है, क्लास के शुरुआत में। और देखना जरा, आई जेड ये आ गया, और टेबल में क्या लिखाया था कि अगर किसी प्लेट को ऐसे, रेक्टेंगुलर प्लेट को घुमाते हैं, ऐसे घुमाया था, तो यही आंसर आया था ना, और यही इन दोनों के इंडिविजुअल सम करने से आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इन थ्योरम के, लेकिन फिलहाल इतना नोट करो। ठीक है, अब देखो, ये पहला थोड़ा सा समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा। इसके बाद लिखो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कैसी थ्योरम है? देखो बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब है कि, देखो बेटा, अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, जैसे ये एक्स और ये वाई, ठीक है, या ऐसे ना करके हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बच्चा, ठीक है, और ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमें से रोटेट करना है, ठीक है, और एक सेंटर ऑफ मास है इस ऑब्जेक्ट का, जिससे एक एक्सिस पास हो रहा है ऐसे, ठीक है। अगर इसके अबाउट घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो ICM है, इस ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, और इसके अबाउट घुमानी है तो आई है, हमें वो पता करना है, ठीक है। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा डायग्राम समझा देता हूं। जैसे ये इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाते हैं तो ऐसे है। तो ये दो एक्सिस आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमने क्या काम किया बच्चों, एक ऑब्जेक्ट लिया कहीं पे भी, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट यहां पे लिया, ठीक है, ith मास है, जैसे इसकी डिस्टेंस यहां से है R, और यहां से डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस h है। h किसके बीच में डिस्टेंस है? इन दो एक्सिस के बीच में, है ना। R है इसकी, इस पर्टिकुलर मास से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की, और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? कितनी हो जाएगी बच्चों? R प्लस एच नहीं हो जाएगा ये? समझ रहे बच्चों? सोचो भाई, अगर इस एक्सिस से डिस्टेंस h है और इसकी R है, तो ith मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस एच नहीं हो जाएगी वेक्टर सम से? तो मुझे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है, तो मैंने लिखा mi और वेक्टर R प्लस एच का, इसको क्या लिखे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं ना। ये समेशन कर दूंगा पूरे ऐसे जितने भी मास हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, है ना। अब देखो mi ये हो जाएगा R प्लस एच इंटू R प्लस एच, वैसे लिखा जा सकता है ना। तो देखो mi, और ये हो जाएगा बच्चों R का स्क्वायर, इसको अभी R ही लिख देते हैं,
ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एम एच इंटू आर, है ना, तो ये भी और ये भी प्लस, ऐसे लिख दो, प्लस अब देखो एम एच इंटू आर, दो बार गुणा होगा ना ऐसे और एक बार इससे, प्लस एम आई है ये एच और ये एच, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख दिया। देखो बेटा ये हो गया सिग्मा एम आई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा, देखो यहां पे 2 एम आई और ये हो रहा है आर और एक एच, तो मैंने क्या काम करा, सिग्मा कॉमन ले रहा हूं ना मैं, या चलो मैं आपको पहले सिग्मा लेता नहीं हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एम आई और एच इंटू एम आई और आर, ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस एम आई और एच स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर का मल्टीपल एच स्क्वायर, ये तो सिखा रखे हैं भाई वेक्टर में। तो देखो बेटा ये हो गया सिग्मा एम आई आर स्क्वायर प्लस 2h सिग्मा एम आई आर, ठीक है, प्लस सिग्मा एम आई एच स्क्वायर। एक बात सोचो बच्चों, ये तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होती है, मास और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं इस ऑब्जेक्ट की, अगर कोई भी मास ले रहे हो आप तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यू कितनी होती है, मास और सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर का सम, बताओ बेटा, जीरो नहीं होता ये, याद करो जब हम सेंटर के रेस्पेक्ट में हम m1r1 प्लस m2r2 लिखते हैं तो दैट इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, m1r1 प्लस m2r2 अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूं तो उसके अकॉर्डिंग वो मोमेंट क्या आएगा, जीरो। और ये क्या होता है बच्चों, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो सारा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, और एच स्क्वायर, तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हुई, मतलब ये एम एच स्क्वायर नहीं हो गया बच्चों, टोटल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो प्लस एम एच स्क्वायर, तो आई इक्वल टू आ गया आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं बच्चों, बोलो, तो ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ गई भाई, ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इसका एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। और ये जो थ्योरम है कैन बी अप्लाई फॉर 1D 2D 3D किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए लग सकती है, समझा, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये एक रॉड है, मैं रॉड पे ये थ्योरम इस्तेमाल करके दिखाता हूं, ये 1D 2D 3D किसके लिए भी है, ठीक है, जैसे अभी आपने रॉड का फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई अगर रॉड को इस मिड पॉइंट के अबाउट घुमाते हैं, ये L/2 ये L/2, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/12, पढ़ा था ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि बेटा इस एक्सिस के अबाउट बताओ, एक एंड के अबाउट बतानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो कौन सी थ्योरम लगे, मतलब इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है और आपको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है इसको, तो ये दोनों एक्सिस आपस में क्या हुए, पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल हुए तो I इक्वल टू ICM प्लस mH² का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये एक एंड के अबाउट होगी, ICM कितना होगा mL²/12 प्लस m, और h की जगह क्या लिखेंगे mL²/12 mL²/12 प्लस mL²/4, ठीक है, तो जब यहां एलसीएम लोगे बच्चों ये 12 mL² प्लस 3 mL², 4 mL²/12 कितना आ जाएगा mL²/3, ठीक है, समझा बच्चों। अब इसको और आगे भी कर सकते हैं हम, दूसरा केस भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लो ये एक रॉड है, ठीक, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बतानी है,
रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो रॉड मतलब थिन, तो इसका सारा मास एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? 0 होगी, नहीं होगी? अब आपसे कहा जाए कि इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, मान लो ये डिस्टेंस r है, तो वैसे तो आप लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो ये ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे बच्चों? I इक्वल टू ICM, पैरेलल हो गया ना दो एक्सिस, mh स्क्वायर, और ICM कितना होगा बच्चों इस एक्सिस के अबाउट? 0, h की जगह r स्क्वायर, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर। यानी कि आज से किसी भी रोड को आप, जैसे ये एक्सिस है और ऐसे r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहे हो इसके अबाउट, तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं? mr स्क्वायर। मान लो ये एक्सिस है फिंगर और आप ऐसे घुमा रहे हो, तो mr स्क्वायर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनके इस्तेमाल देखते हैं बच्चों अलग अलग केस में, है ना। दो थ्योरम पढ़ लिया हमने, दोनों के इस्तेमाल देखते हैं। तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन एक रिंग के लिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और हमने क्या काम किया, एक रिंग मानी ऐसे, किस प्लेन में रखी है बच्चों? ये एक्स वाई प्लेन में। तो जो आपने स्टैंडर्ड केस पढ़ा है बच्चों, ये मास एम है और इसका रेडियस आर है, मास एम है, वो कौन से एक्सिस के अबाउट पड़ी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ जरा। इस एक्सिस के अबाउट ना, है ना, आई जेड, और कितनी पड़ी है वो? mr स्क्वायर। कैसे? रिंग ऐसे रखी होती थी, एक्सिस ऐसे मानते थे हम, इस तरीके से होता था ना, जो स्टैंडर्ड टेबल पढ़ के आए हो आप, है ना, तो वो यही तो है। प्लस जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा अबाउट डायमीटर बताओ। तो डायमीटर के अबाउट जब आप बताओगे तो ये एक्सिस हुआ ना ऐसे, इसको क्या लिखेंगे? ID, है ना, डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं। तो डायमीटर के अबाउट, अगर डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखी जाए? देखो बेटा, अब रिंग में आप एक बात सोचो, अगर आप ऐसे घुमाते हो तो ये भी डायमीटर है, तो ये भी तो डायमीटर है ना बच्चों। तो यहां दोनों IX और IY दोनों बराबर है, ठीक है। और ये जो Z एक्सिस है ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए बच्चों? बोलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो IZ इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? IX प्लस IY, और ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए IX इक्वल टू IY है, और वो कितना है अभी? ID। भाई दोनों को ID बोल सकते हैं ना हम तो देखो IZ इक्वल टू ID प्लस ID कितना हो जाएगा बच्चों? 2ID। तो ID इक्वल टू कितना हो जाएगा? IZ बाय 2। समझाया? और IZ बाई 2, IZ कितना है? mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाई 2 बन गया। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी रिंग को उसके डायमीटर के अबाउट घुमाते हैं तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। तो हमें डिराइव नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्ट कहां से यूज कर ली? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मान लो हमें बोल दे टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों आप, अगर टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर हो तो कैसे? अब जैसे रिंग मान लो थोड़ी देर के, वैसे तो डिस्क है, तो टेंजेंट अगर मैं ऐसे बनाता हूं, मान लो हम इसको भी टेंजेंट बोल दें, तो ये टच करके तो जा रहा है लेकिन डायमीटर के परपेंडिकुलर हुआ, तो ऐसे। तो जैसे हैंड फैन चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे हो गया। समझ रहे हो बच्चों? डायमीटर के पैरेलल इस तरीके से, देख पा रहे हो? ऐसे भी हो सकता है। तो कैसे बने? तो इस डायग्राम में हमने बनाया उसको ऐसे। समझ रहे हो बच्चों? डायमीटर के पैरेलल नहीं आ गया एक के ये, तो इसका नाम क्या रख देंगे? IT, है ना। अब मुझे बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करें इसको। तो एक बच्चे ने कहा सर देखो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, तो यहां से एक्सिस जा रहा है और ये इसके पैरेलल आपको पता है r डिस्टेंस पे है, तो क्यों ना आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो बच्चों, और वीडियो रोक के आप सॉल्व किया करो। कितना होगा बच्चों ये? IT इक्वल टू ID प्लस
एम एच स्क्वायर, आई डी कितना होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ में आया, 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया। अब तीसरा केस, अब तीसरा केस है बच्चों, एन एक्सिस passes through periphery and perpendicular to plane। ठीक है बच्चों, पेरीफेरी से पास और प्लेन के परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए बच्चों, जैसे ये रिंग है, पेरीफेरी ये होता है, इससे पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी, ठीक है, आर डिस्टेंस है, तो आईपी इक्वल टू, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं बच्चों। तो ये दोनों एक्सिस ऐसे नहीं हो गए बच्चों, जैसे एक एक्सिस तो ये है जेड और एक एक्सिस हो गया, तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए बच्चों, ये वाला और ये वाला, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो देखना जरा, यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लग जाएगी। तो आई पी इक्वल टू आई जेड प्लस, ये डिस्टेंस कितनी है आर, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई जेड कितना है बच्चों, देखो जरा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 एम आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, है ना। तो आई पी कितना आ गया 2 एम आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई बच्चों, आई पी इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। अगर बच्चों यही क्वेश्चन डिस्क से रिप्लेस कर दिया जाए, डिस्क से, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, डिस्क में यहां पे भी मास होगा ना, डिस्क तो ऐसे होगी ना, है ना। उस केस में क्या होगा, तो ये जो फॉर्मूला होता है आई जेड, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए डायमीटर के अबाउट बताओ, तो आई जेड की जगह क्या रखोगे एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आई डी कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितनी होती है एम आर स्क्वायर बाय 4, याद हो गया। अगर यही क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, तो आई डी हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, समझ रहे हो बच्चों, सॉरी प्लस एम आर स्क्वायर ही होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा डिस्क के लिए ये 5/4 एम आर स्क्वायर। चेक करके देखो आप। फिर यहां पे देखो, अगर इस एक्सिस के अबाउट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करें, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा डिस्क के लिए 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां छोटा सा चेक करता हूं कितना विजुलाइज कर पाए आप चीजों को। विजुलाइज करने का खेल है बेटा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि 2 डिस्क है, ठीक है, ऐसे ये डिस्क है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, और ये ऐसे रखिए, जैसे एक डिस्क यहां एक यहां पे रख दो, जैसे ग्लासेस होते हैं ना, ऐसे इन्हें ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक। तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी सिस्टम की कितनी होगी, तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, IT है ना ये भाई, इसके पैरेलल जो बनाया था हमने, कितना आया था वो 5/4 एम आर स्क्वायर, है ना, डायमीटर के पैरेलल। तो एक का कितना है 5/4 एम आर स्क्वायर, तो दूसरी का भी तो उतना ही है, कितना आ जाएगा बच्चों ये 5/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 5/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गई इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि बेटा, जैसे मैं एक दूसरा केस देता हूं, जैसे स्फीयर है, तो आपने इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट कैलकुलेट कर ली, ये रेडियस आ रहा है, तो आई इक्वल टू कितना होगा बच्चों 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अबाउट टेंजेंट,
तो टेंजेंट कैसे होती है स्फेयर में? तो सोचो बच्चों, स्फेयर है तो टेंजेंट कहीं पे बन सकती है ना। तो मैंने क्या काम किया, यहां पे बनाई एक टेंजेंट ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी बच्चों? ICM प्लस mr², ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ICM, भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लग जाएगी? और ICM कितना होता है? 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर के लिए, प्लस mr², कितना हो जाएगा ये? 7/5 mr², ठीक है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आ गई? इसके स्फेयर के टेंजेंट के अबाउट। होलो स्फेयर होता तो 2/3 mr² प्लस mr², ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। जैसे एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है ना। तो मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये स्क्वायर प्लेट है ना। इन एक्सिस के अबाउट घुमाना है बच्चों। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो आपने जो पढ़ रखा है, जैसे ये ए है और ये ए है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखी है, ठीक। ऐसे, तो बताओ बच्चों, ये साइड के अलोंग है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉरी सेंटर से पास हो रहा है, तो मैं इसको आई नोट लिख देता हूं, आई नोट। आप ऐसे सोचो, आपने जो पढ़ के आए हो टेबल में, जो मैंने पढ़ाई है, वो ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ठीक है, इस तरीके की, है ना। और आप कौन से एक्सिस के अबाउट पता करके आए हो? इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट, एक्स और ये वाई, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नोट प्लस आई नोट, कितना हो जाएगा बच्चों? 2i0। तो आई नोट कितना आ जाएगा? I/2। और I/2 कितना होगा बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है इसकी? ma²/6 होती थी ना, कितनी हो जाएगी? ma²/12। ये आई नोट आ गई, ठीक है। समझ में आया? तो अगर प्लेट को ऐसे घुमाया जाए, ये तो आपने पढ़ रखा है ma²/6, यानी कि अगर ऐसे घुमाया जाए इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास हो रहा है प्लेन के, और प्लेन से के पैरेलल है स्क्वायर प्लेट के, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12। अब मजेदार चीज सिखाता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि यार आपका जो इसका जो एक्सिस है वो डायगोनल के अबाउट घुमाना है इसको, ठीक है, ऐसे, मतलब देख रहे हो, ऐसे ऐसे घुमाना है इसको डायगोनल के अबाउट, या ऐसे वाले डायगोनल के अबाउट, कोई सी एक डायगोनल के अबाउट घुमाना है, ठीक है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो देखो, मान लो ये ID है और ये ID है, तो I जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी ना, ID प्लस ID, ID प्लस ID क्या होता है बच्चों? DID, CID या 2ID है ना। अब देखो, देखो यहां से भी ID जो आ रहा है बच्चों, I/2 आ रहा है, और I/2 क्या आया था अभी? ma²/12 है। ये क्या बात, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। हाँ बच्चों, अगर इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो, तो वो भी क्या आती है बच्चों? सेम आती है ना। यानी कि मतलब चाहे तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करो, चाहे ऐसे डायमीटर के अबाउट, सॉरी डायगोनल के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रही है। IIT ने कई साल तक इस पे क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को, कि जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये 45 पे होता है डायगोनल, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछिए, यहाँ पे लिख देता I cos² 45 cos, ये वो। क्या समझ में आया? अगर ये आई है तो ये भी आई होगी। क्यों? क्योंकि इन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम भी IZ के बराबर और इन दो का भी IZ के बराबर है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुई। अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो स्क्वायर प्लेट थी, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक ना स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम होती है, जैसे ये बोर्ड है ना, इसकी ये फ्रेम है ना, प्लेट नहीं, मतलब खाली फ्रेम, जैसे मैंने ये बनाया हाथ से, ये फ्रेम बन गया।
और ऐसे तो ये प्लेट है, तो फ्रेम बनाया हमने, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ये 4 आइडेंटिकल रोड है, 4 आइडेंटिकल रोड्स, ठीक है। हर एक की लेंथ L, L और मास M ऑफ ईच रोड, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये लेंथ है हर एक रोड का, ठीक है। ऐसे लेंथ L। अब देखो बेटा, ये ये एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कराना है, ठीक है। ऐसे पूछा जा रहा है, तो 4 आइडेंटिकल रोड है, मास M है, और हमें एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो देखो, इसका नाम 1 2 3 4, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायग्राम को दिखाता हूं आपको, अगर आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घूम रहा है ना जैसे झंडा, ऐसे, तो इसमें ये वाली जो रॉड है ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। और क्या सिखाया था, थिन रोड को जब अपने एक्सिस पे घुमाते हैं तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाती है बच्चों, बोलो 0। ये वाली रॉड कैसे घूम रही है बच्चों, 2 वाली, चलो एक एंड के अबाउट नहीं घूमेगी ऐसे, ठीक है। एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है बच्चों, क्या सिखाई थी अभी, ml²/3, चेक करो, टेबल देखो, है ना, जो भी वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई थी, चेक करना है बेटा। और ये वाली रॉड ऐसे घूम रही है L डिस्टेंस पे, तो जब कोई एक्सिस के पैरेलल घूमती है रॉड ऐसे, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी लिखी जाती है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है L²। चेक करो, ये वाली रोड ऐसे घूमेगी ना, तो ml², और ये वाली फिर एक एंड के अबाउट घूम रही है, तो ml²/3, ठीक है। तो ml² कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3, कितना आ गया 5/3 ml², ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, ये हुई, इसका नाम क्या रख लें, IA, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो सेंटर से पास हो रहा है, और ऐसे IB लिख दिया इसका नाम, ठीक है बच्चों। यानी कि जो फ्रेम होगी उसके ऐसे सेंटर से पास हो और प्लेन के पैरेलल, है ना, प्लेन के पैरेलल है एक्सिस, ऐसे घूम रहा है। अब देखो बेटा, फिर फॉर्मूला लिखोगे आप, IB I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब जब आप इसके अबाउट लिखोगे तो पहली रॉड जो है वो पैरेलल घूम रही होगी ऐसे, कितनी डिस्टेंस पे, L/2 पे, तो M इंटू L/2 का स्क्वायर। और सेकंड वाली मिड पॉइंट के अबाउट घूम रही होगी, ये वाली, ये मिड पॉइंट के अबाउट नहीं घूमेगी बच्चों, ऐसे, तो मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, ml²/12। पेज पलट पलट के देखो नोट्स अपने, और ये कितनी दूर घूम रही है, L/2, तो ml/2 का होल स्क्वायर। और फोर्थ ml² कितना हो जाएगा बच्चों, 12, ठीक है। समझाई बात बच्चों, ml²/12, समझ में आया। फोर्थ प्लेट, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ml²/4 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4 प्लस ml²/12, ठीक है। ये 12 और 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, +1 + 3 + 1 इंटू ml², कितना हो जाएगा बच्चों,
8/12 ml², और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 2/3 ml²। ठीक है, IB समझाया बच्चों। अब देखो तुमसे कहा जाए कि बेटा इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस होगा बताओ, IC होगा नहीं, तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगी, ये जो IB है, चेक करके देखो भाई, सेम नहीं आएगी ऐसे, ये दो एक्सिस परपेंडिकुलर हुए ना, तो सेम आई। क्लियर है। अभी मैंने तुम्हें एक बात पढ़ाई थी, अब मैं तुम्हें कहूं कि बेटा ऐसा एक्सिस है, ऐसे एक्सिस passes through center and perpendicular to plane। बच्चों हमारा डायग्राम नीचे गिर गया, उठाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये डायग्राम था, तो ऐसा एक्सिस है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये तो प्लेट है, फिर बता रहा हूं ये प्लेट है और ये फ्रेम है, अंतर होगा ना। तो अब सोचो ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये दो एक्सिस, मैं इसको IZP लिख देता हूं, तो IB प्लस IC इक्वल होंगे नहीं, इन दोनों का सम IP के बराबर, और IP और IB और IC बराबर है कितना 2/3 ml² प्लस 2/3 ml², कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 ml²। ठीक है, ये आ गया, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है सर डायगोनल के अबाउट कितना होगा ऐसे ID, तो याद करो बच्चों जितना IC है उतना ही ID होगा, अभी प्रूफ किया था ना पिछली पीरियड में, आप यहां पे भी कर सकते हो, ID एक ऐसे बनाओ एक ऐसे बनाओ, तो IP ऐसे आएगा, उन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है, तो ID प्लस ID इक्वल टू IP, तो ID इक्वल टू IP/2, तो IP/2 क्या हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एक्सिस है जो कॉर्नर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। मैं कहूं कि बेटा ये एक्सिस है, ठीक है, ये कॉर्नर से पास हो रहा है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो, तो आप सोचो कि इसके पैरेलल कैसे हो सकता है, तो IP जो आपने पढ़ा है अभी, ये इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है ना, दोनों ऐसे पैरेलल हुए ना, जो ऐसे पढ़ा है एक्सिस और एक है यहाँ पे एक्सिस, तो यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो आप, कॉर्नर से पास हो रहा है जो CP लिख दिया मैंने उसको IP प्लस MH², और ये डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, अगर ये L है तो L/√2 होती है ना, तो H हो जाएगा MH², और IP एज इट इज प्लस MH की जगह L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी आ जाएगा ऐसे, ये एक्सिस के अबाउट भी पता कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी एक्सिस, अब ऐसे एक एक्सिस ऐसे लिखे कोई, अच्छा यहां थोड़ा गलती कर दी मैंने, जैसे IP लिखोगे ना यहां पे, तो टोटल मास लिखोगे ना सिस्टम का, तो 4m ऐसे, अगर ऐसे एक्सिस है डायगोनल के पैरेलल, कैसे ऐसे, तो उस केस में ये डायगोनल ICM हो जाएगा, और उसके पैरेलल I इक्वल टू ICM प्लस 4MH²। इस तरीके से आपको कोई भी केस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लो, देखो बेटा अगर हम आगे बढ़े बच्चों, अब इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ केस हैं जो अभी हमें करने हैं। तो देखो बेटा अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कुछ ये अलग से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी पार्ट में से कुछ कट कर लिया जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास में भी कराए थे मैंने ऐसे क्वेश्चन, इनका लॉजिक क्या होता है, ये XYZ है मान लो, ठीक है, और ये पार्ट है, ठीक है, ये डिस्क है, अगर इसको ऐसे घुमाया जाता तो कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है 1/2 mr² है ना। लेकिन आज क्या किया बच्चों, इस डिस्क में से इतना पार्ट कट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब आपसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आपसे, Z एक्सिस के अबाउट, इतना पार्ट रिमूव कर लिया। ठीक है,
आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने रिमेनिंग पोर्शन का मास दिया है या इनिशियल। तो जैसे मैं लिख देता हूं मास ऑफ, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास से इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कट करने के बाद का मास है या पहला है, ठीक है। अ कैविटी ऑफ रेडियस r/2, अगर इसका रेडियस r है तो कैविटी का रेडियस कितना होगा r/2, रिमूव्ड फ्रॉम डिस्क, ठीक है। फाइंड IZ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम डिस्क ऑफ मास m, ये लिखा हुआ है बच्चों, फ्रॉम डिस्क ऑफ मास m, मतलब डिस्क है जिसका मास m है उससे रिमूव किया है, ठीक है। तो इसका इनिशियल मास m था। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस सिस्टम का सरफेस मास डेंसिटी पता कर लो कितनी है। जब ये कट नहीं किया था तो मास m था और कितने एरिया पे फैला हुआ था, πr² पे। अगर वो बोलता कि कट करने के बाद मास m है तो उस केस में सरफेस मास डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन, है ना, कितने एरिया पे फैला हुआ है, देखो ये πr² माइनस कैविटी का एरिया πr/2 का स्क्वायर, ऐसे ये अंतर होता है बच्चों, समझ में आ गया। अगर कट करने से पहले का मास है तो टोटल मास पूरे सरफेस पे फैला हुआ था, कट करने के बाद का मास दे रखा होता तो मास जो रिमेनिंग पोर्शन का ये और कितने एरिया में फैला हुआ है उसको डिवाइड करते हैं, समझ में आ गया। तो फिलहाल अभी तो इजी केस था तो मैं इसको मिटा देता हूं इतने को। अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है बच्चों, आप ऐसे सोचो जैसे एक डिस्क है, जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया था, यहां ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, z एक्सिस। अगर मैं यहां एक डिस्क रख दूं इसके ऊपर एक और ऐसे, तो आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे दोनों की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ नहीं दोगे, है ना। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सोचो कि अगर ये कट किया है तो भाई इसको हटा देते हैं, है ना, इतने पोर्शन को। तो देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस सिस्टम को मान सकते हैं कि ये दो तरीके से मिलकर बना होगा, एक तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और एक दूसरा सिस्टम होगा जिसमें जो डिस्क है इसके इक्विवेलेंट एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। रेडियस कितना है r/2 और उसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, सेम यही z एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है। सोचो इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा, इसकी भी सिग्मा मान लो, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क इस वाले की I1 कितनी होगी बच्चों, ये जो है कंप्लीट डिस्क होगी, क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, 1/2 m इंटू r², ऐसे होता है ना। और हमारे पास पता है कि हमें मास भी पता है, इसका रेडियस भी पता है। और बच्चों इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो हमने पढ़ा था कि ये डिस्क जो है ना कैविटी के इक्विवेलेंट है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये हुआ पेरीफेरी के परपेंडिकुलर, याद है पेरीफेरी के पास हो रहा था वो केस। उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के आओ जरा आप, देखो कॉपी खोल के, कितना आएगी 3/2 मास और रेडियस का स्क्वायर m'(r'²। मास मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि कैविटी का मास तो कुछ और होगा ना, और वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी से। कैसे, 3/2 m' कितना हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया πr/2 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है इसका r/2, r' की जगह r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 3/2 सिग्मा मास अपॉन πr² इंटू सिग्मा πr²/4 और r²/4, ठीक है। तो देखो बच्चों मास हमने लिखा तो कितना आ गया, ये πr² से πr², है ना। सिग्मा की वैल्यू रख दी ना अब तो हमने, तो सिग्मा होगा, सिग्मा हमने रख दिया ना बेटा, मास अपॉन एरिया, है ना। तो देखो πr² से πr², ये हो गया बच्चों 3/32 mr², ठीक है। समझ में आया, कितना आया ये 4 चौक 16, हाँ रेडियस भी रख दिया और ये भी, ठीक है। हाँ तो अब देखो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो इस कैविटी के पार्ट में से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटानी है, तो I1 माइनस I2, ठीक है। तो 1/2 mr² माइनस 3/32 mr², ठीक है। तो mr² कॉमन ले लिया, यहां क्या कॉमन लेंगे बच्चों, एलसीएम 16
32 होगा ना, तो 16 माइनस 3 13/32 mr²। ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता है कि जो पार्ट कट करने के बाद आपके जो रिमेनिंग पोर्शन का मास m है, तो बस क्या करते हैं, यहां पे मास अपॉन एरिया πr/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसको यहां सिग्मा में रखते हैं, ऐसे इसका मास कैलकुलेट करते हैं। फिर इसका मास कितना होता, फिर इसका कैविटी, ये स्लिट डिस्क का सिग्मा इंटू πr², उसका सिग्मा इंटू जो उसका एरिया है। क्लियर है, मतलब इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसका आंसर बताना अगली क्लास तक या अभी करके साथ साथ। जैसे ये स्फेयर है, ठीक है बच्चों, रेडियस आर का, और इसमें ये स्फेरिकल कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी, ठीक है, रेडियस r/2 की, ये पूरा स्फेयर है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, और रिमेनिंग पोर्शन का मास m है, रिमेनिंग पोर्शन का मास m है। पूरे स्फेयर का मास नहीं था, कट करने के बाद जो पोर्शन बचा इसका मास m है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आपका होमवर्क हुआ। ठीक है, अब यहां एक वर्ड बचता है बच्चों, क्या बचता है कि जैसे अगर मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, जैसे ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, डिस्टेंस r पे घुमा रहे हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, mr², है ना। अब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट मास को ऐसे थोड़ा सा लंबा कर दो, लेकिन आर्क ही बना के रखो ऐसे, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। याद करो, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप ऐसे सोचो, ये मास m है, अगर मैं इसको m/2 और इधर m/2 सेम डिस्टेंस पे रखूं और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, तो कितना हो जाएगा, m/2 r² प्लस m/2 r², mr² आएगा ना। फिर मैं क्या करूं, इसके एक और टुकड़ा तोड़ू, m/4 कर दूं, ये m/4, ये m/4, और इसका भी एक टुकड़ा सेम डिस्टेंस पे रखें ऐसे सर्कल के कॉर्नर पे, तो भी mr² आएगी। अब पूरे में सर्कल पे फैला दो, इसको रिंग बना दो, तो भी उतनी आएगी। तो अगर हम इस मास को थोड़ा सा आर्क की फॉर्म में बना देते हैं, ऐसे सर्कल की आर्क, पूरा सर्कल नहीं बनाया, और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आपने डिस्टेंस तो चेंज नहीं करी ना, बस उसकी लेंथ पैरेलल एक्सिस से कम ज्यादा नहीं करी, तो इसका मतलब अभी भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी अगर ये आर्क है तो। ध्यान रखना, ये नहीं है कुछ भी, ये तो आप मैंने बताया ऐसे, अगर ये इतना पार्ट मास है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही नहीं होगी जो रिंग की होगी या पॉइंट मास की, है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या मिलेगा पेपर में कि भाई ऐसे एक वायर मिलेगा, ऐसे ये एंगल थीटा, और बोलेगा कि इसका रेडियस r है और ये ऐसे घूम रहा है आर्क, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, क्या होगा आंसर। इसे कंप्लीट करके देखो, तो कंप्लीट ज्योमेट्री क्या होगी, रिंग, तो रिंग ही इसका आंसर है। तो सोचो, अगर ये CD है, अगर इसका एक सेक्टर तोड़ दिया जाए, सेक्टर, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि यार एक सेक्टर दे दिया आपको डराने के लिए, इसका मास और ये एंगल भी दे देगा 60 डिग्री, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो अगर आप इसे तेजी से घुमाओगे तो आपको एक डिस्क दिखाई देगी ना, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी जो डिस्क की होगी। तो डिस्क की अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr²/2। सर ये क्या घुमाने से पता लग रही है मोमेंट ऑफ, नहीं बेटा, मतलब वही लॉजिक कि अब जैसे वो एक फैन होता था ना, वो ऐसे वो हैंड फैन होता है, तो सोचो उस मास को पूरे को यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो सेम नहीं आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक समझ में आ गया हमें। अब यहां एक वर्ड आता है बच्चों, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे सिस्टम है बच्चों, इसका मास m1, ये डिस्टेंस r1, ये मास m2, ये डिस्टेंस r2, ये मास m3, ये r3, m4, r4। ठीक है, इस सिस्टम की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस mn rn²। ठीक है, सोचो अगर इस पूरे मास को इकट्ठा कर दिया जाए, एक पॉइंट मास बना दूं मैं, इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो मैं इस पूरे मास को इकट्ठा करके एक पॉइंट मास बना दूं, तो मैंने ये बना दिया।
सारा मास जोड़ दिया, तो कितनी दूर रखूं इसको, इस पूरे सिस्टम के मास को, कि इतनी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितनी ये पूरा सिस्टम दे रहा है। समझ में आ गया? पूरे मास को कंबाइंड करके एक जगह रख दूं, वो कितनी दूर रखूं कि वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जैसे ये पूरा सिस्टम दे रहा है। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कुछ ऐसे नहीं हुआ जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, पूरा मास कहीं कहीं फैला हुआ है तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं ना, तो ये पूरा मास को इस जगह कॉन्सेंट्रेट कर लें तो कितनी डिस्टेंस पे रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, तो ये वही हुआ। तो इसका मतलब मैं आई इक्वल टू क्या लिखूं, टोटल मास m1 प्लस m2, जोड़ दिया सारे को, इंटू के स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो बच्चों बराबर, हम तो कह रहे हैं उतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी। तो m1 प्लस m2 प्लस mn के स्क्वायर इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। यहां से देखना k कितना आएगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर अपॉन टोटल मास। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो क्लियर है? सिमिलरली अब देखो कितना लिखा बच्चों हमने, सोचो। सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखें कि समझ में आ गया पूरा, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब एक सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट जैसा ही कंसेप्ट आ गया कि एक पूरे मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर ले, वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर मान लो ये डिस्क है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कुछ आ रही है, ठीक है, और ये डिस्क पॉइंट मास तो नहीं है, आप इसका एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करो इस पूरे मास को, तो कहां रखें ताकि इतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जितनी डिस्क की आ रही है। तो दैट मोमेंट ऑफ पॉइंट इज दैट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कैसे लिखा जा सकता है, तो मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट आई है और आपने इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, इसकी बजाय चाहे स्फीयर होता है, रिंग, डिस्क, जो भी है, अब इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट करोगे, के डिस्टेंस पे रखा, तो के एम इंटू के स्क्वायर करोगे, नहीं मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके इक्वल करोगे, तो के कितना आ जाएगा यहां से, अंडर रूट आई बाय एम। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट वो डिस्टेंस पता करनी है जिसके अबाउट पॉइंट मास बना के भी आ सकती है इनर्शिया, तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, ठीक है, मुझे पता करना है यार ये के कितना होता है डिस्क के लिए, तो देखो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये एम कितना आ गया बच्चों, आर बाई रूट 2। यानी कि अगर मास को मैं आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पे रख के देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आनी चाहिए जो डिस्क की आती है। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2, देखें चेक करें, एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आर बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। ओ बेटा ये तो सेम आ रही है ना, तो बस ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आगे चल के काम आएगा कैलकुलेशन करने में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैंने 2 क्लास में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे केस पढ़ा दिए। अब आप इस पर प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट आप ऐप से ले सकते हो, हमारे फिजिक्स मास्टर ऐप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, और वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे क्वेश्चन फोड़ डालो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।